तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 29 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है, जिसका सेक्शन का नाम है सेक्शन एन। और इस सेक्शन एन से टोटल 7 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और अगर इस सेक्शन के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में लिखा हुआ है झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य यानी कि फैक्ट। इसी में सिलेबस दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था एवं समाज में इनका प्रभाव। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इन प्रभावों को कम करने के लिए एडेप्टेशन यानी कि अपशमन एवं अनुकूलन यानी कि मिटिगेशन संबंधी जो भी विषय है इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो झारखंड में सेक्शन एन का सिलेबस जो है पर्यावरण संबंधी तथ्य और इससे संबंधित जितना भी एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, इससे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी डाइवर्स मात्रा में बनता है, तो इसके लिए आपको इसके बारे में डेप्थ से नॉलेज होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इसमें हम लोग आपका अपशमन और अनुकूलन संबंधित झारखंड सरकार की जितनी भी पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग आगे करके डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अपशमन और अनुकूलन से संबंधित झारखंड सरकार की अगर नीतियों की बात करें तो ये 6-7 नीति भी आया हुआ है। और इस नीति को तो एटलीस्ट कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, पता होना चाहिए हमेशा। जैसे एक पॉलिसी आता है आपका 2022 में, वो रहता है झारखंड सोलर पॉलिसी। वहीं 2018 में एक पॉलिसी आता है, वो है आपका रूफ टॉप पॉलिसी। वहीं 2022 में ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी आता है। जबकि 2017 में आपका सैंड माइनिंग पॉलिसी आता है। अगर 2012 की बात करें तो 2012 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता है। जबकि एक वाटर पॉलिसी भी आता है, इसका डेट यहाँ मेंशन नहीं है, उसको एक बार ढूंढ लीजिएगा। और 7वां नंबर में आता है आपका JAPCC का रिपोर्ट, जो कि 2014 में आता है। तो JAPCC का रिपोर्ट यानी कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट आता है, ये आता है 2014 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड में अपशमन और अनुकूलन से संबंधित जो भी नीतियाँ बनाई जाती है। तो झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्य जितने भी हैं और इन जो पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, इससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है ये, और इसको रोकने के लिए यानी कि इसके अपशमन और जो है अनुकूलन, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्ट्रैटेजी रणनीति उठाई जा रही है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी आपको बताया गया था झारखंड सोलर पॉलिसी, रूफ टॉप पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, सैंड माइनिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वाटर पॉलिसी और JAPCC रिपोर्ट 2014। इन सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल से एक एक करके पढ़ना होगा, तब जाकर आपका ये अनुकूलन और अपशमन से संबंधित जो है नीतियाँ कंप्लीट होगा। तो आप एक पॉइंट जान लीजिए कि ये जो है आपका JAPCC का रिपोर्ट, जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में टोटल जो है अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है 14 चैप्टर आते हैं इस रिपोर्ट में। और इस 14 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक जो है आपका एक कमांड एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड जलवायु परिवर्तन पर जो कार्य योजना था, यानी कि झारखंड जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना यानी झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि JAPCC, तो इसका जो रिपोर्ट था वो आपका रिपोर्ट आया था 2014 में। कितना? 2014 में। आगे देखिए, ये बना था 2014 में, लेकिन ये पब्लिश यानी कि अपना जो रिपोर्ट जारी करता है 2017 में। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये बना था 2014 में। कब बना था? 2014 में बना था। लेकिन ये पब्लिश कब होता है? तो ये 2017 में ये पब्लिश होता है। और ये किसके मदद से बनाया गया था? तो UNDP की मदद से बनाया गया था। और UNDP का प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये UNDP की सहायता से बनाया गया था झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बना था 2014 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 2017 में। अगर ये JAPCC का रिपोर्ट की बात करें तो इसमें अभी हम बताए थे कि टोटल जो है वो 14 नहीं 15 चैप्टर होते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक नोट में करके एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको केवल आप ऐसे ही याद रखिएगा, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो है कि दामोदर रिवर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है
तो दामोदर रिवर इंडस्ट्रियल वेस्ट से प्रदूषित है। यानी कि जो दामोदर नदी है वो आपका इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक जो कचरा है ना, तो औद्योगिक कचरे के कारण जो है दामोदर नदी प्रदूषित हुई है। तो दामोदर नदी जो है वो औद्योगिक कचरे के कारण दामोदर नदी प्रदूषित हुई है। वहीं अगर हम लोग हरमू नदी की बात करें, हरमू नदी जो कि रांची में है, तो ये हरमू नदी जो है वो अर्बन वेस्ट जो है इससे ये वेस्ट वाटर से ये प्रदूषित हुई है। तो अर्बन यानी कि सिटी एरिया में जो भी पानी का मतलब ये हम मतलब कि जो भी सिटी एरिया में जो भी कचरा होता है वो हरमू नदी में जाके सारा वहीं पे छोड़ दिया जाता है, जिससे वो हरमू नदी क्या हो जा रही है, गंदी हो जा रही है। जबकि दामोदर नदी जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से यानी कि औद्योगिक कचरा से वो गंदी हो गई है, प्रदूषित हुई है। आगे देखिए एक और नदी भी है जो कि आपका रोरो नदी के ही किनारे चाईबासा लोकेटेड है। तो रोरो नदी जो है वो रोरो नदी आयरन एंड एस्बेस्टस, तो आयरन ओर यानी कि लो अयस्क और एस्बेस्टस इनके कारण वो प्रदूषित हुई है, इसके कारण वो प्रदूषित हुई है। तो दामोदर नदी औद्योगिक कचरा से, हरमू नदी नगरीय कचरा से, रोरो नदी आयरन ओर एवं एस्बेस्टस इसके कारण ये प्रदूषित हुई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए आपको बता दिया गया, इससे कोई ऐसा खास संबंध नहीं है। तो JAPCC जो था वो UNDP की सहायता से 2014 में बना था और ये अपना रिपोर्ट 2017 में देता है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। अब देखिए, अभी आपको बताया गया था JAPCC का जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 15 चैप्टर है। तो इन्हीं 15 चैप्टर के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो वो चैप्टर नंबर 1 है आपका। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है जलवायु परिवर्तन का समृद्धि यानी कि ग्रोथ एवं विकास यानी कि डेवलपमेंट पर प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है यानी क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसका समृद्धि और विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का समृद्धि यानी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट यानी विकास पे प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़ता है इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें बस दो ही चीज़ जानना है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। आगे देखते हैं, ये ग्रोथ और विकास जो है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो भारत के संदर्भ में मीन्स भारत में जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा वही सेम झारखंड में भी मिलेगा। तो इसको हम लोग झारखंड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा इसका जो है हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो ओवरऑल झारखंड में भी देखने को मिलता ही है, ठीक है ना। तो ये भी वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो पहला चैप्टर है जलवायु परिवर्तन का समृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट पर प्रभाव, ये पहला चैप्टर है। अगर हम लोग समृद्धि की बात करें तो समृद्धि कहने का अर्थ होता है आपका ग्रोथ, ठीक ना। और अगर विकास की बात करें यानी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है आपका विकास करना, ठीक है ना। समृद्धि और जो है विकास इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। तो समृद्धि और विकास में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है इसी चैप्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका माइनिंग आता है यानी कि खनन आता है, एग्रीकल्चर आता है, एलाइड सर्विसेज आती है, इसमें आपका मत्स्य पालन भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग इंडस्ट्री को शामिल करते हैं, जबकि जो आपका तृतीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस सेक्टर, टीचर, ड्राइवर इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं। डॉक्टर भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ये हम लोग जान गए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है इसमें कौन कौन आते हैं ये तो हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं JAPCC रिपोर्ट का प्रथम अध्याय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय आयोग के रिपोर्ट पर आधारित है, जो जलवायु परिवर्तन का विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का चर्चा करता है। तो ये बताया जा रहा है कि JAPCC जो 2014 में बना था, 2017 में रिपोर्ट जारी किया और ये UNDP की मदद से बनाया गया था। और JAPCC का जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 15 गो चैप्टर है। 15 गो चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है वो उसमें केवल इस बात का चर्चा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, बस इसके प्रभावों का इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय आयोग का रिपोर्ट 2012 में आया था। कहने का अर्थ क्या है, देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज
2008 में बना था बट पब्लिश 2010 में हुआ था, तथा JPCC 2014 में बना था लेकिन पब्लिश 2017 में हुआ था। क्या क्या बोला जा रहा है इसको आप समझिए। एक डेट याद रखिएगा, मतलब दो चीज़ याद रखिए। जैसे झारखंड में JAPCC है, वैसे राष्ट्रीय स्तर पे NAPCC है और झारखंड में JAPCC है। अगर JAPCC की बात करें तो ये बना आपका 2014 में और रिपोर्ट कब दिया तो 2017 में। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें, NAPCC की बात करें, तो NAPCC के बारे में बताया जाता है कि ये बना था 2008 में। कब तो 2008 में बना, लेकिन रिपोर्ट कब दिया तो ये रिपोर्ट दिया था 2010 में, मतलब पब्लिश हुआ था 2010 में। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो NAPCC बना 2008 में, रिपोर्ट 2010 में दिया। JAPCC बना 2014 में, रिपोर्ट 2017 में दिया। ठीक है, और एक है आपका द्वितीय राष्ट्रीय आयोग का रिपोर्ट, यानी कि पहला रिपोर्ट दिया 2010 में और दूसरा रिपोर्ट दिया 2012 में। तो ये जो NAPCC है ये बना 2008 में, रिपोर्ट पहला दिया 2010 में और सेकेंड रिपोर्ट दिया 2012 में। इस वाले पॉइंट को बस इतना ही याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें पहला चैप्टर में बताया गया कि किस क्षेत्र पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्षेत्र का नाम है आपका जल संसाधन। तो पहला क्षेत्र है जल संसाधन पे प्रभाव, और एक तरफ दिखाया गया कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो कि अनुमानित है, मीन्स ये भविष्य से संबंधित है कि भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो इसका प्रभाव देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रभाव देखते हैं किसके ऊपर, तो वो है आपका जल संसाधन पर प्रभाव। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 2050 तक ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी और जो पेन्नार नदी है, तो इन तीनों नदी को छोड़कर भारत की जितनी भी समस्त नदियां हैं, सभी नदी तंत्रों में वर्षण की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और लगभग 40% तक जो है वो वृद्धि होगा, और जिसके कारण से नदी घाटी में भी वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो ये बताया जा रहा है कि पहला प्रभाव देखिए जल संसाधन पे प्रभाव, और क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके कारण लगभग 2050 तक ब्रह्मपुत्र, कावेरी और पेन्नार नदी, इन तीनों नदी को छोड़कर भारत की जितनी भी नदियां हैं, समस्त नदियों में जो है वाटर का लेवल बढ़ेगा 40% तक लगभग। ये पहला चीज़ बताया गया। दूसरा प्रभाव है वो है आपका वन पर प्रभाव, और वन के प्रभाव में बताया गया है, यह अनुमानित किया गया है कि पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का विस्तार होगा। वहीं उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वनों पर लगभग नगण्य होगा। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए। भारत की अगर बात करें तो अगर ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल के कि ये भारत है आपका, तो भारत का जो ये उत्तर वाला भाग है, देखो अच्छा सॉरी, यह अनुमानित किया गया है कि पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, तो पूर्वी भाग में, इस वाले भाग में, जो पूर्वी वाला भाग है, इस भाग में जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पे क्या होगा, वनों का क्या होगा, विस्तार होगा, यानी कि वन का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। पहला चीज़ बताया गया। उसके बाद उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला भाग में, इस वाले भाग में देखिए, उत्तर पूर्वी वाले भाग में, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका हल्का हल्का पूर्व वाला भाग हो गया। इस वाले भाग में क्या होगा, तो देखिए इस वाले भाग में क्या होगा कि उत्तर पूर्वी भारत में जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होगा वो वनों पर नगण्य होगा, यानी कि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। हम लोग देखिए कि पूर्वी भारत में वनों का विस्तार होगा, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में वनों पर इसका प्रभाव नगण्य होगा। किंतु उत्तरी पश्चिमी भाग, खास करके पंजाब हरियाणा वाला रीजन, यहाँ पे भी वनों के क्षेत्र में विस्तार होगा। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आपका उत्तर पश्चिमी वाला भाग, तो उत्तर पश्चिमी वाला भाग में भी वनों का जो विस्तार ये भी देखने को मिलता है, यानी कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में वनों का विस्तार होगा। तीन चीज़ याद रखिएगा वनों के प्रभाव पे, कि आपका झारखंड का जो उत्तर पूर्व वाला भाग है,
ठीक ना, सॉरी, झारखंड का जो, हाँ ठीक है, झारखंड का जो पूर्वी भारत है, ये वाला पूर्व वाला भारत, यहाँ पे वनों का विस्तार होगा, यहाँ पे आर्द्र सदाबहार वनों का जो है विस्तार होगा। जबकि उत्तर पूर्वी भारत में वनों का विस्तार लगभग नगण्य होगा। जबकि पश्चिमी भाग में, खास करके उत्तर पश्चिमी भाग की बात की जा रही, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे वनों का जो है वो विस्तार होगा। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, 2021 से 2050 के मध्य में भारत का लगभग 30% वन क्षेत्र संकटग्रस्त यानी कि वनरेबल की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं 2071 से लेके 2100 के मध्य में 46% वन क्षेत्र जो है वो संकटग्रस्त हो जाएंगे। तो ये डाटा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 2021 से 2050 के मध्य में झारखंड के भारत के लगभग 30% जो वन क्षेत्र है वो संकटग्रस्त यानी कि वनरेबल हो जाएंगे। और 2071 से 2100 के मध्य में लगभग 46% जो वन क्षेत्र है वो संकटग्रस्त यानी कि वनरेबल हो जाएंगे। तो ये हम लोग जल पे प्रभाव, जल संसाधन पे प्रभाव और कृषि, अब ये वन पे प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कृषि क्षेत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव, तो देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने पे क्या स्थिति देखने को मिलता है। तो 1 से 4 डिग्री अगर तापमान बढ़ गया है तो चावल के उत्पादन में जो है वो, चावल के उत्पादन में 49%, आलू के उत्पादन में 5 से लेकर 40%, मूंग के उत्पादन में जो है वो 13 से लेकर 30% और सोयाबीन के उत्पादन में 11 से लेकर 36% इतना कमी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि कृषि पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कृषि पे इसका क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग देखें कि कृषि पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो चावल का उत्पादन जो है वो लगभग 50% कम हो जाएगा। जितना भी उत्पादित हो रही है उससे भी कम, आधा होने लगेगा, एकदम 49% उत्पादन गिर जाएगा। कब, जब तापमान जो है 1 से लेकर 4 डिग्री जो है वो बढ़ जाएगा। तो आलू के उत्पादन में भी कमी होगा, मूंग सोयाबीन इन सभी के उत्पादन में कमी होगा। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो वो प्रभाव जो है वो आपका चावल पे देखने को मिलता है। वहीं अगर सबसे कम प्रभाव देखें तो आपका सोयाबीन वाले जो फसल है इसके ऊपर सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका सोयाबीन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव चावल में, लगभग 49% चावल मतलब उत्पादन कम हो जाएगा 1 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने पे। और सबसे कम प्रभाव जो है वो सोयाबीन पे पड़ता है। आगे देखिए, 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे, देखिए अभी बताया गया था कि डाटा कि 1 से लेकर 4 डिग्री बढ़ेगा तो ऐसा स्थिति होगा। अब हम लोग 1 डिग्री के बारे में देखते हैं। अगर 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ा तो चावल उत्पादन में 14% कम हो जाएगा। कितना, तो 14% कम हो जाएगा। वहीं आलू के उत्पादन में 9.5 जो है वो कम हो जाएगा। अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें तो 8.8% ये जो है वो कम हो जाएगा। और वहीं अगर मूंग की बात करें यानी कि ग्रीन ग्राम की बात करें तो इसके उत्पादन में 7.3% जो है वो कमी हो सकता है। जबकि सोयाबीन के उत्पादन में 7.2% जो है वो कमी हो सकता है, इतना कमी होगा। तो 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापमान अगर बढ़ जाता है तो इससे चावल में सबसे ज़्यादा 14% जो है वो उत्पादन में कमी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा चावल में, चावल के बाद आलू में, आलू के बाद गेहूं में, गेहूं, और सबसे कम जो है सोयाबीन में देखने को मिलता है। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो चावल उत्पादन में देखने को मिलेगा और सबसे कम सोयाबीन उत्पादन में देखने को मिलेगा। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें कि अगर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस या मतलब सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो आपका 49% चावल का उत्पादन कम हो जाएगा। जबकि 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ेगा तो चावल के उत्पादन में 14% जो है वो कमी हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर जब वृद्धि होता है तो CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण कपास का जो उत्पादन है वो भी घट जाएगा। तो CO2 में वृद्धि जब होगा तो इससे कपास के उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वहीं दाल के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, अगर हमारे पृथ्वी में CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो कपास का उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन जो दाल है तो दाल का उत्पादन में थोड़ा बहुत वृद्धि होगा, क्योंकि भारत में दाल का उत्पादन जो है वो वर्षा आधारित यानी कि रबी फसल के रूप में होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो दाल का फसल है वो दाल जो है वो आपका रबी फसल है, इसलिए इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो इसके लिए जो है इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। जबकि अगर हम लोग कपास की बात करें तो कपास जो है वो CO2 की मात्रा बढ़ने पे इसका जो उत्पादन है कम हो जाएगा, वहीं दालों का उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दाल जो है रबी फसल है, बस इसीलिए। तो हम लोग जो है वो 3 प्रभाव देख लिए हैं। पहला जल संसाधन पे प्रभाव, दूसरा वन पे प्रभाव, और तीसरा हम लोग देखे हैं कृषि पे प्रभाव। अब हम लोग चौथा देखते हैं मानव स्वास्थ्य पे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन होने पे जो मानव स्वास्थ्य है इसके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस वाले पॉइंट को आप देख लीजिए। तो मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव देखते हैं हम लोग अब। तो इसमें बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के कुछ भागों में मलेरिया की प्रकृति जो होगी वो एंडेमिक प्रकार की हो जाएगा, अर्थात मलेरिया के मरीज जो है वो सालों भर मिलेंगे। तो बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे हो रहा है, अगर इसी तरह होते रहे तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि मलेरिया की जो प्रकृति है वो अभी जैसी है इससे ये बदल जाएगा और ये एंडेमिक प्रकार की हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अभी मलेरिया के जो मरीज़ है केवल बरसात के महीने में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब मलेरिया के मरीज़ जो है वो सालों भर देखने को मिलेंगे। इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, एंडेमिक हो जाएगा। तो ये मानव स्वास्थ्य पे ये पहला प्रभाव है। इसी में हम लोग देखिए एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंडेमिक, और एक बोलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक का अर्थ होता है महामारी और एंडेमिक का अर्थ होता है स्थानिक, ठीक है ना। मच्छर जो होता है हॉट एंड मॉइस्चर में काफ़ी फर्टाइल होते हैं, यानी कि बरसात में। तो मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पनपते हैं, अब बहुत ज़्यादा वो ब्रीडिंग करते हैं। मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग जो दर होता है वो बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। ये हॉट यानी गर्मी और मॉइस्चर यानी कि नमी में बहुत ज़्यादा ये फर्टाइल हो जाते हैं। वहीं अगर ठंडा की बात करें तो ये कंपैरिजन में कम होते हैं। ठंडा में देखिएगा आपको बहुत कम मच्छर काटेगा, लेकिन गर्मी और बरसात में बहुत ज़्यादा मच्छर काटता है। तो क्योंकि हॉट एंड मॉइस्चर में ये इनका जो फर्टाइल रेट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये पॉइंट और भी याद रखिए कि पेंडेमिक और एंडेमिक, पेंडेमिक होता है महामारी और एंडेमिक होता है स्थानिक, ठीक है। तो ये हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, क्योंकि टॉपिक में लिखा ही हुआ है जलवायु परिवर्तन से संबंधित तथ्य, तो तथ्य भी आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। वो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि 1971 से लेकर 2007 के मध्य में भारत का जो औसत तापमान है वो प्रति दशक की बात करें यानी कि 10 साल में कितना बढ़ता है, तो कितना बढ़ गया है, तो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ गया है। तो 1971 से लेके 2007 के मध्य में, तो 1971 से लेके 2007 के मध्य में भारत का जो एवरेज जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 10 ईयर में यानी कि प्रति दशक हर साल कितना बढ़ रहा है, तो 0.2 जो है वो सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। कितना, तो 0.2 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप चरम जलवायु दशाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात की मात्रा में भी क्या होगी, तो तीव्रता में भी वृद्धि होगा। तो 1971 से 2007 के मध्य में भारत का जो औसत तापमान जो है उसमें प्रति दशक यानी कि हर एक 10 साल में जो है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वृद्धि हो रहा है टेम्परेचर। तो ऐसे में जो हम लोग अब एक्सट्रीम आपका मतलब कि क्लाइमेट दशा देखने को मिलेगा ना, तो इससे आपका जो बाढ़, सूखा, चक्रवात ये सभी का जो दर था ये भी बढ़ जा रहा है। आगे देखिए NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर JAPCC यानी कि झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो NAPCC और या फिर JAPCC जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन पर बल प्रदान कर रही है, जो कि निम्नलिखित है। कहने का अर्थ है कि NAPCC या जो JAPCC जो रिपोर्ट आया है इसके रिपोर्ट के तहत पहले ये तो कारण बताया, मतलब पहले ये तो बताया कि जलवायु परिवर्तन होगा तो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है ये बताया, फिर उसके बचने के लिए भी उपाय बताया है। इसको भी आप याद रखिएगा। मीन्स कुछ घटना तो हर हाल में होना ही होना है, ये भी जान लीजिए आप कि कितना भी आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो घटना होने वाला होगा वो तो कुछ हर हाल में होना ही है। तो आप देखिए NAPCC और JAPCC के द्वारा जो भी इन सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है इनके प्रभाव को निपटने के लिए या कम करने के लिए, वो देखिए पहला पॉइंट बताया गया है समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं उनकी सुरक्षा हेतु समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एवं सतत विकास की रणनीति को अपनाना, यानी कि सस्टेनेबल जो है विकास यानी कि ग्रोथ
विकास नहीं मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रणनीति है इसको अपनाया जाएगा। ग्रोथ मतलब होता है समृद्धि और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। तो समाज में, हमारे समाज में जो गरीब वर्ग है, जो आपका वंचित वर्ग है, डिप्राइव सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, तो गरीब, वंचित और जो आपका कमज़ोर वर्ग है, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि हल्का सा भी जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम धाम करते हैं, ये खुले में रहते हैं, इनके ऊपर उतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं, इस कारण से तो जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किनके ऊपर पड़ेगा, तो गरीबों के ऊपर, वंचित लोगों के ऊपर, कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यही लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो ऐसे में सरकार को जो है इन्हीं लोगों के ऊपर ज़्यादा जो है वो काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इनके लिए उनको जो है इंक्लूसिव यानी कि समावेशी विकास, सस्टेनेबल विकास या सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट, इन सभी रणनीति को उनको अपनाना होगा। आगे देखिए, पहला इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पे आधारित है। तो पहला पॉइंट जो है वो किस पे आधारित है, तो आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ इस पे आधारित है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे आधारित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट बताया जाए तो अगर हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो हम लोग देखिए, क्लाइमेट चेंज अगर चेंज हो रहा है, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है देखने को मिलता है हम लोगों को चावल के ऊपर। तो चावल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव ये पहला नंबर में। सेकेंड है कि जो मलेरिया का जो प्रकृति है वो एंडेमिक हो जाएगा, तो सेकेंड प्रभाव जो मलेरिया के ऊपर। थर्ड जो प्रभाव अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग वो अगर वनों में देखें तो साल का वृक्ष के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। और चौथा अगर हम लोग देखें तो वो आपका जो वंचित समूह है या फिर गरीब जो है या फिर जो कमज़ोर वर्ग है, इनके ऊपर चौथा प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कि ये चारों जो है वो मोस्ट संवेदनशील हैं। तो क्लाइमेट चेंज के प्रति पहला नंबर में राइस, दूसरा नंबर में मलेरिया, तीसरा नंबर में साल का वृक्ष, चौथा नंबर में वंचित समूह। ये चारों बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और इन्हीं के लिए जो है वो पहला उपाय बताया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको अपनाना है। सेकेंड नंबर देखिए, आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आर्थिक विकास के हम लोगों का जितना भी लक्ष्य है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने हेतु विकास के वैसे दृष्टिकोणों को अपनाना जो कि पारिस्थितिकी स्थिरता में वृद्धि करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी ला सकता है। कहने का अर्थ क्या है, मीन्स आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि और विकास के दृष्टिकोण में हम लोगों को गुणात्मक परिवर्तन करना है, यहाँ पे मात्रात्मक चेंज नहीं करना है। कहने का अर्थ क्या है कि भैया हम लोगों को आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है वहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, तो उसके लिए हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो हम लोग वैसे चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करेंगे जो कि पर्यावरण यानी कि पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए बेहतर हो, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस है ये और भी ज़्यादा उत्सर्जित ना हो। हम लोग पता है कि जब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है तो इससे कार्बन की मात्रा जो है वो वायुमंडल में बढ़ती है, जिससे आपका CO2 की मात्रा भी बढ़ेगा और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि CO2 की मात्रा बढ़ रहा है और आपका ओवरऑल जो अर्थ है वो गर्म हो रहा है, यानी कि तापमान बढ़ रहा है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि हम लोग वैसे दृष्टिकोण को अपनाएं जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी को जो है, मतलब कि पर्यावरण या फिर जो पारिस्थितिकी है इसको वो स्थिरता लाए, अनबैलेंस ना करे, ये इसको बैलेंस में रखें। और जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा बहुत कम करें। प्रेजेंट में हम लोग एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है कि एक आर्थिक दृष्टिकोण है कि हम लोग अभी प्रेजेंट में कंक्रीट का घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। फ्यूचर में हम लोगों का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम लोग बांस का घर बनाएं। तो बांस का घर बनाएंगे, अगर सभी लोग बांस का घर बनाने लगे तो वो आपका पर्यावरण के लिए संतुलन है कि नहीं है, बेहतर, सही बात है। तो ऐसा है, ये बताया जा रहा है उपाय के रूप में। तो दूसरा पॉइंट केवल इतना याद रखिएगा कि आर्थिक विकास का लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त करना ही करना है, लेकिन उसके लिए वैसे दृष्टिकोण को अपनाना भी है जो कि पारिस्थितिकी स्थिरता में वृद्धि करेगा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करेगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अनुकूलन एवं अपशमन हेतु त्वरित गति से उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को अपनाना भी है। मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है इसको भी अपनाना होगा। तो जो ग्रीन हाउस गैस से जितने भी उत्सर्जित जो भी हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हो रहे हैं, इनके मिटिगेशन और इनके अनुकूलन के लिए मिटिगेशन और इनके जो एडेप्टेशन है, इनके एडेप्टेशन के लिए हम लोगों को नया नया तौर तरीका, नया नया टेक्नोलॉजी को भी अपनाना होगा, ठीक है ना। ये भी जान लीजिए इससे निपटने के लिए।
एक चीज़ और भी देखिए कि चौथा नंबर उपाय बताया गया है सतत विकास हेतु। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नवाचार यानी कि इनोवेशन को भी जो है वो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये चौथा पॉइंट बताया गया है। पांचवा पॉइंट देखिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने हेतु नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी, एग्जाम्पल के लिए एनजीओ, स्थानीय सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निजी भागीदारों को प्रोत्साहन करना चाहिए। कहने का अर्थ है पीपीपी मॉडल। इस मॉडल के आधार पे जो है वो आपका पंचायत में, ब्लॉक में सभी मिल के पेड़ लगाओ। तो पंचायत, ब्लॉक, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। भारत सरकार पर पार्टिसिपेट कर रही है, राज्य की सरकार पार्टिसिपेट करेगी, सभी जिले पार्टिसिपेट करेंगे, सभी ब्लॉक पार्टिसिपेट करेंगे, सभी पंचायत इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम लोग पीपीपी मॉडल को अपनाएं तो ये सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जो है हम लोगों को पीपीपी मॉडल अपनाना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका नागरिक समाज है, स्थानीय सरकारी संस्था है और जो आपका सार्वजनिक निजी भागीदारी है, निजी भागीदारी है, इन सभी को इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि ताकि हम लोग सब लोग मिल के भाग करें, मतलब सब लोग मिल के इसमें हम लोग भाग लें। तो ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति और जो योजना है इसको हम लोग बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। इसके अलावा छठा नंबर है आपका प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च है। तो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकों को साझाकरण यानी शेयरिंग एवं हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करना है। तो अगर किसी दूसरे देश के पास इन सभी से निकटने के लिए अगर कोई वैसा टेक्नोलॉजी आया है तो वैसे टेक्नोलॉजी को दूसरे देश से लाना भी है, और हमारे पास अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया है तो हम दूसरे देश को देंगे भी। तो ऐसा भी होना चाहिए, इन सभी के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकों को साझाकरण यानी शेयरिंग करना चाहिए, इनका हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल जो है ये सहयोग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, समझिए कि एक आपका पब्लिक प्यूरीफायर। तो पब्लिक प्यूरीफायर एक टेक्निक है जो कि चाइना जैसे कंट्री में, मतलब ये पब्लिक प्यूरीफाई क्या है, ये एक तरह से तकनीक है। और इस तकनीक से क्या होता है कि चाइना जैसे कंट्री में हवा लेगा, देन प्योरीफाई करके वापस देगा। तो एक आपका पब्लिक प्योरीफायर है जो कि हवा से मतलब कि ये हवा लेता है और हवा को शुद्ध करके ये इसको फिर ये छोड़ता है। तो इस तरह का तकनीक जो है इसको कई सारे देशों को अपनाना चाहिए। तो ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, शेयरिंग भी करना चाहिए, साझाकरण मीन्स सबके साथ कोलैबोरेशन बढ़िया होना चाहिए। तो अगर हम लोग सबके साथ कोलैबोरेशन अगर बढ़िया करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है इन सभी समस्याओं को निपटने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, नहीं तो जाएंगे तो भैया सभी लोग जाएंगे, फिर पूरा विश्व जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लाया गया था। हम लोगों को पता है कि NAPCC जो है वो इसका गठन 2008 में होता है। ये पहला रिपोर्ट आपका जो है वो 2010 में देता है और सेकंड जो रिपोर्ट है वो 2012 में देता है। ये हम लोग जान गए थे। वहीं अगर JAPCC की बात करें तो ये 2014 में बना था और ये अपना रिपोर्ट 2017 में देता है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए थे। अब हम लोग देखते हैं NAPCC के बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा अनुकूलन हेतु एक व्यापक क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण को अपनाते हुए सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच 2008 में जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रमुख 8 मिशनों को शामिल किया गया था जो कि निम्नलिखित है। पहला चीज़ अभी बताएं कि जो आपका NAPCC है ये 2008 में बना था। इसमें जो है ये जो बना था इसका प्रारंभ किया गया था 2008 में बना था, 2010 में रिपोर्ट दिया, 2012 में दूसरा रिपोर्ट दिया, सेकेंड नंबर का। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 8 गो प्रमुख मिशन की चर्चा की गई है। कितना? तो 8 प्रमुख मिशनों की चर्चा की गई है। और इन्हीं जो मिशन है इन्हीं मिशन के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना होता है। तो पहला मिशन क्या है? ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। तो NAPCC का जो रिपोर्ट है इसमें 8 मिशन का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक मिशन है आपका ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। क्या है? ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। तो पहला है आपका ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। इसके बारे में देखिए, नोट, झारखंड के सभी पावर प्लांट अपनी क्षमता का मात्र 47% ही ऊर्जा का उत्पादन कर पाते हैं। सपोज 2000 मेगावाट का दक्षता है, 2000 मेगावाट का, बट उत्पादित कर रहा है मात्र 900 मेगावाट। तो कहीं ना कहीं ये तो दिक्कत है ना भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला नंबर पॉइंट है
जो कि आपका NAPCC का रिपोर्ट आया था, इसमें टोटल 8 प्रमुख मिशनों का चर्चा किया गया था। इन 8 प्रमुख मिशनों में से एक मिशन था आपका ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। क्या है? ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि में बताया गया है कि झारखंड के सभी जितने भी पावर प्लांट हैं, उन सभी पावर प्लांट जो है वो सभी अपने क्षमता जो है, जितना क्षमता है, क्षमता का आधा भी नहीं उत्पादन करता है। तो क्षमता का मात्र 47% ही उत्पादन करता है। क्षमता तो 100% करने का, लेकिन उत्पादित करता है मात्र 47%। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर झारखंड का कोई पावर प्लांट है वो 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है, लेकिन वो करता है मात्र 900 मेगावाट। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा दक्षता में कमी हो रहा है ना, तो इसी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। ये देखिए, एक चीज़ और बताया गया है, पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन लॉस जो है वो ऊर्जा का 22% है। अगर पूरे इंडिया में अगर हम लोग ट्रांसमिशन लॉस देखें एनर्जी का, तो वो है 22%, बट झारखंड में जो ट्रांसमिशन लॉस है वो आपका 32% है। कहने का अर्थ है आपके पास क्षमता होना है, आपके पास 100% का बिजली उत्पादन करने का, 100% में भी आपका जो ऊर्जा दक्षता है वो कम है, और वो मात्र आपका 47% ही है। अब 47% में ही आपका जो है ट्रांसमिशन लॉस हो जा रहा है 32%। तो 47 में से 32% ट्रांसमिशन लॉस हो जा रहा है, इधर 8 और उधर 7, मतलब 15, तो मात्र आपका 15% ही बच रहा है। अब उसी 15% में आपको जो है वो पूरा संभालना है काम। तो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल है? तो जितना का बाबू नहीं होता तो झुंझुना दे दिए आप। तो यही बात हो गया। तो पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन लॉस ऊर्जा का 22% है, और जबकि झारखंड में ट्रांसमिशन लॉस जो है वो ऊर्जा का 32% है। ठीक है ना? जिसका मुख्य जो है जितना ऊर्जा मिलना चाहिए, तो जिसका कारण क्या है देखिए, तो झारखंड में ट्रांसमिशन लॉस ऊर्जा का 32% है, जिस कारण जितना ऊर्जा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है, जितना ऊर्जा भैया मिलना चाहिए उतना ऊर्जा कहाँ मिल पाता है। आगे देखिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति उपलब्धता अगर देखें बिजली का, तो वो है 540 वाट। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 540 वाट है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वो जो प्रति उपलब्धता है आपका, प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है राष्ट्रीय स्तर पे वो आपका 760 वाट प्रति वर्ष है। तो झारखंड में 540 वाट है प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति वर्ष, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 760 वाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता है बिजली का। ठीक है ना? आगे देखिए, मीन्स ऊर्जा क्राइसिस ज़्यादा है दिन प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। अगर ऊर्जा का संकट ज़्यादा है तो भैया प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। हमारे पास बिजली का उपलब्धता ही है 540 वाट है पूरे साल का, तो कम तो है ना भैया, ऊर्जा संकट तो है ना, ऊर्जा क्राइसिस तो है ना, एनर्जी क्राइसिस, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा ना। ओवरऑल हम लोग का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, देखिए बात हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, उत्पादन क्षमता नहीं है। हम लोग के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता तो है और बहुत अच्छा है, बट दक्षता कम है। बट उसमें जो कैपेसिटी दक्षता है वो दक्षता ही क्या है, कम है। और दक्षता तो कम है ही, साथ ही साथ उसका ट्रांसमिशन में जो लॉस है, तो ट्रांसमिशन में लॉस जो है वो दक्षता का भी 80% है। ठीक है ना? कहने का अर्थ है, एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपका जो है वो 100% आपके पास बिजली उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100%, लेकिन आपके यहाँ जो है दक्षता जो है वो बहुत कम है, और वो मात्र आप 100% उत्पादन नहीं कर पाते, मात्र 47% उत्पादन कर पाते हैं। और 47% उत्पादन जो करते भी हैं उसमें से भी आपका ट्रांसमिशन लॉस चल जाता है 32%, मात्र बचता है 15%। तो 15% में ही आपका सारा काम देखना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है झारखंड में जो एनर्जी का क्राइसिस तो है ही, तो एक दिन ऐसे में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, बस यही चीज़ है। आगे देखिए, नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को दक्षता में वृद्धि करना है, दक्षता में वृद्धि करना है, और नया लगाने से बेहतर है कि जो पहले से इंस्टॉल है उसके क्षमता में वृद्धि किया जाए। तो क्या अब सवाल उठता है कि भैया अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग को ये पास एक ऑप्शन है कि भैया हम लोग दक्षता में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। तो दक्षता में कैसे वृद्धि करें, जो है सबको हटा दे, फेंक फाक के नया लगा दे? तो नहीं, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो जो पहले से इंस्टॉल है भैया उसके दक्षता में वृद्धि करो ना आप, सिंपल सी बात है। और ट्रांसमिशन लॉस जो आपका 32% हो रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर 22% है, इससे भी ज़्यादा हो रहा है, जिसको आप थोड़ा सा कम करने का प्रयास करो ना। तो अगर आप इसको कम कर ले जाओगे तो आपके यहाँ थोड़ा बहुत जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है
ऊर्जा का संकट जो हो रहा है ये थोड़ा बहुत कम तो होगा ना। तो बस यही चीज़ है। ये पहला चीज़ बताएं हैं, ऊर्जा जो आपका दक्षता है उसमें वृद्धि करना है। तो ऊर्जा दक्षता हम लोगों का कम है, तो इसमें हम लोगों को वृद्धि करना है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं, कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की भागीदारी में वृद्धि करना है। तो जो हम लोग टोटल ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें हम लोग सोलर एनर्जी का जो पार्टिसिपेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोगों को सौर ऊर्जा की जो भागीदारी है इसमें हम लोगों को उसको क्या करना है, भागीदारी को बढ़ाना है। और इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम भी लाया जा रहा है, जैसे कि सोलर पॉलिसी बताए, फिर आपका बताए थे रूफ टॉप पॉलिसी। तो सोलर पॉलिसी, रूफ टॉप पॉलिसी, ये सभी जो है वो कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये सब लाया गया था स्कीम। तीसरा देखिए, जलवायु के अनुकूल टिकाऊ आवासों का विकास करना है। तो कि ऐसे आवासों को बनाना है जो कि जलवायु के अनुकूल हो। तो ऐसे जो है टिकाऊ वाले जो आवास है इनका विकास करना है। ये थर्ड नंबर है आपका। 3 ठो ये आपका मिशन हो गया। चौथे अगर मिशन की बात कीजिएगा तो वह है जल संसाधन प्रबंधन हेतु एकीकृत जल मिशन का निर्माण करना है। यानी कि इंटीग्रेटेड जो है आपका जल वाटर मिशन का हम लोगों को निर्माण करना है। तो जल संसाधन प्रबंधन के लिए, तो जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जल मिशन का हम लोगों को क्या करना है, तो निर्माण करना है। कहने का अर्थ क्या है, मीन्स सभी तरह के जो वाटर रिलेटेड पॉलिसी है वो किसी एक संस्था के द्वारा ही कंट्रोल करना चाहिए, ना कि अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा तो अगर 10 गो मिनिस्ट्री है तो अगर एक वो स्कीम पास करना है तो वो 10 गो मंत्रालय में जाएगा, और हर एक मंत्रालय में अगर एक दिन रहा तो वो 10 दिन लग जाएगा ऐसे ही। तो कहने का अर्थ है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जल संसाधन जो प्रबंधन है उसको एकीकृत जल मिशन के अंतर्गत ही उसको देखरेख करना चाहिए। तो जितना भी तरह का जो वाटर रिलेटेड पॉलिसी है उसको किसी एक संस्था के द्वारा उसको देखना चाहिए, ना कि अलग अलग संस्था उसको कंट्रोल करे। ये इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये आपका चौथा नंबर पॉलिसी था, मतलब ये मिशन था। पाँचवें अगर मिशन की बात करें तो पाँचवें में बात क्या गया है आपका कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन हेतु, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन हेतु सतत कृषि पर एक मिशन का निर्माण करना है। तो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है इसको रोकने के लिए, इसको अनुकूलित करने के लिए सतत कृषि करना है। क्या करना है, तो सतत कृषि करना है। और इसी के अंतर्गत ही हम लोग जो है वो परंपरागत कृषि को अपनाएंगे। अभी जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उर्वरक का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, इन सभी से दूर हटके हम लोगों को जो आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था ना, परंपरागत कृषि, इसको ही कहीं ना कहीं अपनाना होगा आगे चल के। परंपरागत कृषि जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जीरो बजटिंग की। जीरो बजटिंग के मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई बजट नहीं लगेगा अलग से। आप क्या करो, धान लगाओ, धान के बाद जो है आप उसका धान का बीज होगा, फिर वो फल देगा, उससे आप खाना पीना भी खाओ, उसका भी मतलब उससे आप चावल बनाओ, उससे आप खाना पीना खाओ। उसके बाद जो उसका बीज बचता है उसी बीज को आप रखो, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसी को उपजाओ। तो इससे आपका जीरो बजटिंग। खाद के रूप में आपको बाहर से कुछ भी डालना नहीं है, आप डालिए केवल जो है मतलब आपको उर्वरक वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ेगा। आपके घर से जो गोबर है, खाद है, तो जो आपका यही सब कुछ डालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल इन सभी को डालेंगे। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग करना है एकदम, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है ड्रिप इरिगेशन की सुविधा होना चाहिए, सिंचाई का। इसके अलावा इरिगेशन जो है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, इसको वर्तमान गवर्नमेंट अलग 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 करता है। एक तरह से देखा जाए तो इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और अगर ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों को अगर एक ही डिपार्टमेंट देखें तो ये बेहतर रणनीति बना पाएगा। कहने का अर्थ है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े किसी अलग टॉपिक से, अलग टीचर से, मीडिएवल पढ़े अलग टीचर से, मॉडर्न पढ़े अलग टीचर से, झारखंड पढ़े अलग, झारखंड का हिस्ट्री पढ़े अलग टीचर से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्या है कि चारों का माइंडसेट अलग अलग होगा ना। लेकिन अगर हम लोग एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न और झारखंड हिस्ट्री अगर एक टीचर से पढ़े तो उनका जो हिस्ट्री पढ़ाने का अप्रोच होगा वो हिस्ट्री सभी में एक जैसा हमको फ्लो देखने को मिलता है। नहीं तो अगर चारों अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग डायमेंशन देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। दिन इसको गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग करके लागू ना करे, ये इसको एग्रीकल्चर के साथ ही ऐड करके इसको लागू करे। अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया था, वो था आपका ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो ज़मीन के नीचे से पानी देना, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन।
ज़मीन के नीचे से पानी देना। और स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, ऊपर से पानी गिराना, जैसे कि वर्षा जैसे में होता है वैसे ऊपर से फुहारा जैसा। कहने का अर्थ क्या है, आप देखते होंगे आलू लगाते होंगे ना आप अपने मतलब गांव में अपने बाड़ी में। तो आलू जब लगाते हैं तो आलू का हम लोग पास देते हैं, पास पास ऐसे करके बना देते हैं, और उसमें ही हम लोग जो है मोटर चालू करके उसमें पैप डाल देते हैं उस पास में ही, और वहाँ से फिर आपका जो है वो धीरे धीरे पानी पड़ते चला जाता है उस पास में ही। तो वो हो गया आपका ज़मीन में सटा के पानी दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी आप फुहारों वाला ऐसे ऐसे पैप लेके ऊपर से छिड़क देते हैं, जैसे वर्षा होता है ना तो ऊपर से पानी गिरता है, तो ऊपर से पानी गिरा देते हैं हल्का हल्का, जैसे धनिया पत्ता लगाए तो ऊपर से ऐसे पानी हल्का हल्का वो छिट दिए हैं फुहारा जैसा, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 5 ठो तो हम लोग मिशन देख लिए। छठा मिशन है आपका वनों के प्राकृतिक सेवाओं में वृद्धि करना है। तो वनों के प्राकृतिक सेवाओं में वृद्धि करना है, और जो आपका कार्बन सिंक है तो कार्बन सिंक क्षमताओं में भी वृद्धि वृद्धि हेतु एक हरित मिशन का निर्माण करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग कार्बन जो भी उत्सर्जित करते हैं इसको कार्बन सिंक भी करता है पेड़ पौधे लोग। तो अगर हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो कार्बन सिंक की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें जो है कार्बन का मात्रा कम होगा, तो आपका जैसे कार्बन का मात्रा कम होगा तो वो वाला जो एटमॉस्फेयर है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे तापमान कम हो जाएगा। ये चीज़ है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना कि आपका नेचुरल सर्विसेज की बात करें तो नेचुरल सर्विसेज क्या है, वाटर है, सैंड है, एयर है, सॉइल है, ये सभी जो है आपका नेचुरल सर्विसेज है, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जिस दिन ये दिक्कत हो गया ना तो हम लोग का जीना तबाह हो जाएगा। हम लोग एक ना मिशन चला रहे हैं ग्रीन इंडिया मिशन। तो जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन है उसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि ग्रीन इंडिया मिशन में पूरे इंडिया को लगभग लगभग पेड़ पौधे से क्या कर देना है, उसको भर देना है। तो जितना भी पेड़ पौधा ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा कार्बन सिंक जो क्षमता है वो वृद्धि होगा, और हम लोग जो है वो हरित मिशन की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। इसलिए ग्रीन इंडिया मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग 7वें नंबर मिशन की बात करें तो अभी तक हम लोग 6 गो मिशन देख लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग 7वां मिशन के बारे में। तो 7वें मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि हिमालयन ग्लेशियर एवं हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु एक मिशन का निर्माण करना है। तो जो हिमालय में जो भी ग्लेशियर है, हिमनद है, इसको और जो हिमालय का जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है उसके हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए एक मिशन भी बनाना होगा। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। और झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो आपका रिज एरिया से यानी कि जो आपका कटक क्षेत्र है यहाँ से निकलती है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना नगरी कटक, यहाँ से आपका नगरी कटक के दक्षिण से स्वर्णरेखा नदी, जबकि नगरी कटक के मतलब कि उत्तर से जो है आपका दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो आपका रिज से निकल रही है, पठारी क्षेत्रों से निकल रही है, ये हम लोग जानते हैं। देन आप रिज एरिया को अगर हरियाली में परिवर्तित कर देते हैं देन पानी जो है वो साफ़ और हरा भरा रहेगा ना। तो कहने का अर्थ है कि हिमालय ग्लेशियर जो है ये अगर उसके पर्यावरण को हम लोग ठीक रखेंगे हिमालय के पर्यावरण को, तो इससे जो है हिमालय का जो भी ग्लेशियर पिघलेगा वहाँ से जो भी पानी आएगा वो आपका साफ़ एवं शुद्ध आएगा पानी। और इसके लिए एमपी गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो आपका पठारी क्षेत्र से निकल रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों से निकल रहा है, रिज एरिया से निकल रहा है। तो अगर आप पठारी क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को, रिज एरिया को अगर हरा भरा कर देंगे, हरियाली कर देंगे, तो जो पानी वहाँ से आ रहा है वो साफ पानी आएगा और पूरा हरा भरा रहेगा वो क्षेत्र भी। तो यही चीज़ है। अभी आपको बताया गया था कि एमपी गवर्नमेंट जो है वो आपका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके ऊपर किसके ऊपर काम कर रहा है वो देखिए। अमरकंटक का जो पहाड़ी है, तो हम लोग जानते हैं अमरकंटक से सोन नदी निकलता है, इसी तरह बहुत सारा अमरकंटक से नदी निकलता है। तो एमपी गवर्नमेंट अमरकंटक के किनारे, तो सॉरी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का नहीं, कन्फ्यूजन हो गया था। तो एमपी गवर्नमेंट जो है वो अमरकंटक के किनारे किनारे जो है वो 2-4 किलोमीटर तक पेड़ लगाया है। तो जो है अमरकंटक का जो पहाड़ी है इसके किनारे किनारे 2 से लेकर 2-4 किलोमीटर के आसपास में पूरा पेड़ पौधा लगा दिया, हरियाली कर दिया है, ताकि वहाँ से जो भी नदी निकल रही है, एग्जाम्पल के जो नर्मदा नदी निकल रही है उसका पानी साफ हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर पेड़ लगाया जाएगा तो इससे नदी की पानी का जो वाष्पीकृत भी जो होता है, इवोपरेशन जो होता है, वो भी इसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। देन नदी का पानी जल्दी से सूखेगा नहीं, अपर्दन, और साथ ही साथ जो अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो अपर्दन और कटाव भी कम होगा, मिट्टी का बहाव भी कम होगा, ठीक है ना। ये भी है। अगर हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो उस क्षेत्र में जो है आपका अपर्दन की दर बहुत ज़्यादा होगी,
तो कहने का अर्थ है वहाँ पे आपका वो क्षेत्र आपका आर्द्र नहीं होगा बल्कि शुष्क होगा। जैसे राजस्थान के एरिया, वहाँ पे पानी नहीं है तो वो क्षेत्र कैसा है, शुष्क है। वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं तो वो क्षेत्र, वहाँ पे नमी देखने को कभी नहीं मिलेगा वायु में। वहाँ पे आप कपड़ा सुखाइएगा बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वायु में नमी है ही नहीं तो वो तुरंत सूख जाएगा। जबकि बरसात दिनों में आप कपड़ा सुखाते हैं तो वायु में पहले से नमी रहता है, आपके कपड़ा में भी नमी है तो वो जल्दी सूख नहीं पाता है। सिंपल सी ये बात है। तो अमरकंटक जो है, इसके यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक पहाड़ी के चारों ओर 2 से 4 किलोमीटर तक के एरिया में पेड़ लगाया है। और इस पेड़ से लगाने से क्या होगा, जो नदी का पानी है वो वाष्पीकृत कम होगा और जल्दी सूखेगा भी नहीं, और इससे अपरदन और कटाव का भी दर जो है वो कमी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक और मिशन की बात करते हैं जिसका नाम है नमामि गंगे मिशन। तो जब हम लोग नमामि गंगे मिशन की बात करते हैं तो नमामि गंगे मिशन, इसका एक ही उद्देश्य है कि ये जो गंगा नदी है तो गंगा नदी के किनारे किनारे हम लोगों को पेड़ लगाना है नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नमामि गंगे मिशन है इसके तहत जो है वो झारखंड का एकमात्र जिला जो कि साहिबगंज है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ही इससे कनेक्ट है झारखंड का। तो नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत झारखंड का एक जिला आता है साहिबगंज जिला, और नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत जो है वो गंगा नदी के किनारे किनारे क्या करना है, तो पेड़ लगाना है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये हम लोग 7 गो जो है वो मिशन हम लोग देख चुके हैं NAPCC की रिपोर्ट के अनुसार। अब 8वां जो मिशन है उसको देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा। फिर हम लोग जो है चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो 8वां जो मिशन है, मिशन बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतिक ज्ञान से संबंधित आधार को बढ़ाना है। तो जलवायु परिवर्तन का जो भी प्रभाव है इसको कम करने के लिए हम लोगों को स्ट्रेटेजी भी बनाना है, और स्ट्रेटेजी बनाना भी है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करना है। तो मीन्स लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, देन इसकी जो है देन बड़ी मात्रा में लोग पेड़ काटे रहे हैं। पेड़ क्यों काट रहे हैं, तो बहुत लोग अज्ञानता के कारण पेड़ काटते हैं। कोई कोई बहुत सारे लोग जो है वो मजबूरी में पेड़ काटते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पेड़ कौन काटता है, देखिए मजबूरी में पेड़ काटता है गरीब लोग, और अज्ञानता में पेड़ काटता है अमीर लोग। क्या अमीर लोग पेड़ नहीं काटते हैं, घर बनाते हैं, अपने लिए अपार्टमेंट बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, उसके लिए पेड़ नहीं काटते हैं क्या? बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनाते हैं, इसके लिए पेड़ नहीं काटते हैं क्या? तो अमीर लोग भी पेड़ काटते हैं लेकिन वो अज्ञानता के कारण काटते हैं। गरीब लोग भी पेड़ काटते हैं लेकिन वो मजबूरी में काटते हैं, अपना पेट पालने के लिए काटते हैं। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतिक ज्ञान से संबंधित आधार को जो है वो उसको बढ़ावा देना है। मीन्स लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, देन बहुत मात्रा में लोग जो है वो पेड़ काट रहे हैं। तो लोग जो है वो मजबूरी में जो है वो गरीब लोग काट रहे हैं, जबकि अमीर लोग अज्ञानता में काट रहे हैं। तो ये जो है गरीबी और जो अज्ञानता है इन सभी को भी आपको दूर करना होगा। अगर आप गरीबी दूर कर दीजिएगा तो गरीब लोग जो है मजबूरी में पेड़ नहीं काटेंगे, तो आप उसके लिए साधन तो दीजिए ना भैया। पहला चीज़ ये भी हो गया। अमीर लोग जो अज्ञान है उनको उनके अंदर आप लाइए तो ये चीज़ कि भैया अज्ञानता में आप पेड़ मत काटिए, पेड़ की जगह में आप जो है दूसरी चीज़ का यूज कीजिए। नहीं हो सकता, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो लास्ट ऑप्शन जाइए ना। तो ये है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जाने हैं कि JPCC में टोटल 15 को चैप्टर होते हैं। 15 को चैप्टर में टोटल जो है एक पहला नंबर चैप्टर ये हम लोग आज पढ़ लिए हैं। और पहला नंबर जो चैप्टर था इसमें हम लोग केवल ये जाने हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपका ग्रोथ यानी कि समृद्धि पे, और विकास यानी कि डेवलपमेंट पे। तो इसके बारे में हम लोग जाने हैं, डिटेल से जान गए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।